सुदेव केनरा बैंक से बोलते हैं। वेदर इट्स फर्स्ट क्लास ऑफ एलआरईबी और एनी अदर टॉपिक टेकन प्रीवियसली। सर बिल्कुल बता देते हैं कि हमारे एलआरईबी में दो तीन मेन टॉपिक हो चुके हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट हम दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे। ओम्बड्समैन के बारे में बात हो चुकी है, बीसीएसबीआई के बारे में बात हो चुकी है। और जो सिक्योरिटी वाला है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पीबीबी और एलआरईबी दोनों में कॉमन है। इसलिए ये जो टॉपिक है, ये तीन टॉपिक और पीवीबी के दो टॉपिक मिल करके होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 5-6 टॉपिक हमारे हो जाएंगे। लेकिन जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम तक हम आपको प्रॉपरली काफी कुछ कवर करा देंगे। और एलआरएबी का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कुछ फैक्ट बेस्ड है। मीन्स जो भी फैक्ट आपको जितने अच्छी तरह से पता होंगे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी है तो कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में बताया ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो जो भी सिक्योरिटीज हम लेते हैं उसके लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, तो उनके बारे में। तो पहली बात, तो वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन को बताया गया। तो बेसिकली ऐसा कोई भी लोन जिसमें हमने सिक्योरिटी ले रखी है उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, और जिसमें सिक्योरिटी नहीं ले रखी है उसको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और ये सिक्योरिटी आपकी प्राइमरी या कोलेटरल हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हम लोग लेते हैं उनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है बार बार क्लास में। अभी आज मेरा जूम नहीं चला तो मुझे मालूम नहीं हो पा रही कि आवाज़ आप तक प्रॉपर आ रही है। और जब आवाज़ नहीं आ रही है तो जब आवाज़ नहीं आ रही तो मैं ये नहीं श्योर हो पा रहा हूँ कि आपको सुन रहे हैं। तो अभी मेरे को लगता है ठीक आ रही है, तो शुरू करते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन में बेसिकली इस पैराग्राफ में कुछ नहीं पढ़ना। सिंपल सी बात एक है कि अगर आपने सिक्योरिटी ले रखी है तो उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, और अगर नहीं ले रखी है तो उसे अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आपने गारंटी ले रखी है, तो गारंटी क्या सिक्योरिटी में आती है या नहीं आती है? मुझे आपसे सवाल पूछना है। अगर आपने किसी लोन में गारंटी ले रखी है तो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है? सिक्योर बोलिए। सिक्योर होगा ना। अनसिक्योर सर। अनसिक्योर होगा सर। नहीं, सिक्योर होगा। सिक्योर सर। सिक्योर होगा। बस गारंटी सिक्योरिटी का गारंटर टाइप के कौन बारे सा में होता बोल है रहे ये हैं। बताइए। चलिए, अगर आप गारंटी लेते हैं तो कैसी सिक्योरिटी है? देखो, गारंटी के सिक्योरिटी के कई मोड होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी प्राइमरी और कोलेटरल। बोला। ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी के टाइप होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, तो जो गारंटी होती है वो किस तरह की सिक्योरिटी होती है हमारे पास? इंटरनेट इंटेंजिबल सिक्योरिटी है, इसको हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजिबल सिक्योरिटी जितनी भी होती हैं वो सिक्योरिटीज हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? हम लोग इसमें जो पीवीबी का चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी हम सिक्योरिटी ले रहे हैं। और इंटेंजिबल में जैसे मैंने प्योरली बात करी किसकी? गारंटी की। तो गारंटी एक क्या है? इंटेंजिबल सिक्योरिटी। अब वो किसी भी तरह की सिक्योरिटी से सिक्योर्ड हो उसे सिक्योर्ड बोलेंगे, और किसी भी तरह की सिक्योरिटी से नहीं सिक्योर्ड हो तो उसे अनसिक्योर्ड बोलेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, अब सिक्योर्ड वो लोन क्यों लेते हैं? तो इस पैराग्राफ में क्या कुछ भी हमें जाने, सिंपल सी बात है। अपना जो भी रिस्क है उसको कवर करने के लिए हम सिक्योर्ड लोन देते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है कि वो मतलब फ्यूचर में पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए हम वो करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अब देखो बात आ गई यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में। तो वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी में सबसे पहला आया लैंड एंड रियल एस्टेट। तो हम लोगों ने लैंड और रियल एस्टेट वहां पढ़ लिया, लेकिन कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो जिससे वो जो पॉइंट्स हैं हमारे वो रिवाइज हो सकते हैं। जैसे एडवांटेज क्या है? लैंड हैज ओवर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज दैट वैल्यू जनरली इंक्रीज विद टाइम। तो सबसे मेन फीचर क्या है? उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, विद एवरी फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ लैंड गोज अप। मीन्स
यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जितना 1 लाख रुपए का कोई प्लॉट आता था आज से 20 साल पहले, उतना प्लॉट अब 10 लाख रुपए का आ रहा है। मीन्स 1 लाख रुपए में अब उस प्लॉट का 1/10 मिलेगा। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, वो फॉल हुई है। तो हमारा क्या होगा, हमारी लैंड वहां पे महंगी होती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस स्कार्स अवेलेबिलिटी इन डेवलपिंग एरिया। पर क्या है, जहां जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां जमीन कम होती है, नहीं, इसलिए इसके बेनिफिट। ठीक है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, अ फैक्ट विच समटाइम इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। इसका मतलब ये है कि कहने को तो है कि वो शिफ्ट नहीं की जा सकती, की एडवांटेज है, लेकिन कई बार क्या है, डिसएडवांटेज है कि आप बैंक को अगर वो जमीन अपने पास लानी हो तो नहीं ला सकता, वो वहीं रहेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात है, वैल्यूएशन इसका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसका लोकेशन, साइज, स्टेट ऑफ रिपेयर, एमिनिटीज क्या क्या है, एमिनिटीज का मतलब बेसिक मूलभूत सुविधाएं क्या है, उनके हिसाब से रहता है। और अगर आपका फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या मशीनरी है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, तो इन सब में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये कैसे इसकी वैल्यू करेंगे आप। दिस मेक्स वैल्यूएशन डिफिकल्ट। बिल्डिंग एंड द मटेरियल यूज, और कौन सा बिल्डिंग किया है, हर एक बिल्डिंग में सेम मटेरियल नहीं होता, तो इसलिए भी डिफिकल्ट। एसर्टेनिंग द टाइटल ऑफ द ओनर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तभी तो हम वकील से रिपोर्ट मंगवाते हैं, वकील पे भरोसा करते हैं, वकील जो लिख के दे रहा, कुछ चीजें हम भी जानते हैं लेकिन वकील से रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, द बैंकर कैन नॉट ऑब्टेन अ प्रॉपर टाइटल अनलेस द बोरोवर हिमसेल्फ हैज टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेज। मीन्स जो बोरोवर है वो प्रॉपर टाइटल नहीं लेता। ठीक है, जब तक, क्या बोला, अनलेस द बोरोवर हिमसेल्फ हैज टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेज, यानी जब तक उसके पास टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का। अ बैंकर कैन नॉट ऑब्टेन ए प्रॉपर टाइटल। अगर अगर बोरोवर के पास अच्छा टाइटल नहीं है तो बैंकर के पास भी अच्छा टाइटल नहीं होगा। यानी इसको बोलते हैं टाइटल डिफेक्टेड टाइटल। कुछ भी अगर कमी है उसमें, उस टाइटल में, तो क्या होगा, डिफेक्टेड टाइटल। तो कहने का मतलब बोरोवर के पास सही से टाइटल होगा अच्छा वाला, तभी बैंकर के पास। अगर वो पहले से डिफेक्टेड है तो बैंक के पास डिफेक्टेड है। ठीक है, इन इंडिया द लॉ ऑफ सक्सेशन दोज रिलेटिंग टू द हिंदू एंड मुस्लिम्स बीइंग वेरी। अब यहाँ पे देखिएगा कि लॉ ऑफ सक्सेशन, कभी भी आपका एक क्वेश्चन अगर डिसीज केस के डीलिंग में आता है तो हिंदू के लिए लॉ ऑफ सक्सेशन अलग है और मुस्लिम्स के लिए लॉ ऑफ सक्सेशन अलग होता है। ठीक है, वो रिलीजियस जो हमारा ट्रेडिशन होता है उनके अकॉर्डिंग चलता है। The banker, sorry, it is difficult to ascertain whether a person has a perfect title of the property or not। तो वो मतलब मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज। द बैंकर वुड देयरफॉर हैव टू कंसल्ट द सॉलिसिटर एंड ऑब्टेन देयर ओपिनियन। तो सॉलिसिटर से मतलब एक जो हमारे वकील्स होते हैं उनको हम सॉलिसिटर बोल रहे हैं, तो उनसे हम ओपिनियन लेते हैं। ठीक है, टाइटल वेरिफिकेशन मस्ट ऑल्सो बी डन टू नो वेदर द प्रॉपर्टी वाज इनकम्बर्ड। तो टाइटल का वेरिफिकेशन किया जाता है लैंड रिकॉर्ड में। दिस हैज टू बी डन बाय वेरीफाइंग रिकॉर्ड विद द रजिस्ट्रार। अब कहाँ पे रजिस्ट्रार रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रिकॉर्ड होता है, विच इन्वॉल्व्स एक्सपेंसेस, और उसके लिए आपको पैसा और टाइम देना। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक लैंड सीलिंग कानून है कि कोई व्यक्ति कितनी मैक्सिमम लैंड को मतलब अपने पास रख सकता है। अगर उसके पास उससे ज्यादा लैंड है तो वो गवर्नमेंट लोगों में बांट देती है। तो ये क्या है, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन कानून है। लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग द टीनेंट्स राइट, एब्सेंस ऑफ अप टू डेट एंड प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड। तो ये सब जो रिकॉर्ड है अप टू डेट और नहीं है, कहीं पता लगा आपको चकबंदी चल रही है, कहीं पे कुछ डेवलपमेंट चल रहा, तो वहां के लैंड रिकॉर्ड थोड़ा प्रॉपर नहीं मिल पाते। इट हैज बिकम लेस वैल्यूएबल एज ए सिक्योरिटी। एडेड टू दिस देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन इन डिफरेंट स्टेट्स गिविंग डेट रिलीफ टू द फार्मर एंड प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द पर्सन अदर देन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या है, कई कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने अपना एक कानून ला रखा है कि उसकी जो लैंड है वो कभी भी फार्मर की लैंड ट्रांसफर नहीं होगी, किसको, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अगर आपने लोन दे रखा है उसको और स्टेट में कानून बना हुआ है, तो आप उसकी लैंड को रख भी रहे हैं लेकिन किसी काम की नहीं है,
क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट से अदर देन वो ट्रांसफर होनी नहीं, ऐसा कानून आ रखा होगा, ठीक है। मोर इट इज इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन द जेन्युइननेस ऑफ टाइटल डीड बाय विजिटिंग रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो भी ये रजिस्ट्रार ऑफिस और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो लैंड की जहां रजिस्ट्री करने जाते हैं आप लोग, वो जगह का नाम है, ठीक है। कंपेयरिंग द रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ठीक है। आगे डिफिकल्ट टू रिलीज, अब जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कराना डिफिकल्ट है, तो उसने बोला कि लैंड इज नॉट इजिली एंड क्विकली रियलाइजेबल ड्यू टू द लैंड, मीन्स उसको रियलाइज कराना, रिलीज नहीं रियलाइज मीन्स उसको सेल करना मुश्किल है, ठीक है। इट मे टेक मंथ टू सेल एंड समटाइम इट, if the market is not favorable, it may fetch a lower price than what was anticipated, तो दिक्कत होती है उसको बेचने में, कम प्राइस मिलते हैं। क्रिएटिंग ए चार्ज इज कॉस्टली, अब ये बोल रहा है कि जब आप चार्ज क्रिएट करने आते हैं तो वो कॉस्टली है। हालांकि अगर एग्रीकल्चर के मामले में कहें तो बहुत सारे स्टेट ने 5 लाख रुपए तक रजिस्टर्ड मॉर्गेज में केवल 100 रुपये फीस ले रखी है, ठीक है। तो जहां पर है तो वहां महंगा है। और इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करें तो आपको पता है कितना है, 0.5% है। और मैक्सिमम कितना होता है इक्विटेबल मॉर्गेज में, बताएं जरा, बोलिए। 10,000। 10,000 होता है, ठीक है। आप 20 लाख का मकान ले, 50 लाख का 1 करोड़ का मकान ले तो 10,000 से ज्यादा स्टैम्प नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है ऑल्दो इक्विटेबल मॉर्गेज इज लेस एक्सपेंसिव, अ बैंकर ऑलवेज प्रीफर ए लीगल मॉर्गेज टू एन इक्विटेबल। अब क्या बोला, इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, फॉर्मेलिटी कम होती है, ठीक है, और वो अपने आप क्रिएट किया था, उसमें किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं किया था। जबकि लीगल मॉर्गेज में क्या होता है, फॉर्मेलिटीज क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। डिफिकल्टी ऑन अकाउंट ऑफ रेंट कंट्रोल, अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है, देखिए ऐसा है, रेंट कंट्रोल एक्ट एक एक्ट है जिसमें जो रेंट है, जो बंदा उसमें रह रहा है उसके लिए रूल बने हुए हैं, कितने साल से वो रह रहा है, तो क्या उसका मालिकाना हक होगा या नहीं होगा, इस तरह की बातें हैं इसमें, ठीक है। तो इसने बोला इन केस ऑफ द बिल्डिंग विच केम विद इन द परव्यू ऑफ द रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के परव्यू में जो बिल्डिंग आती है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेल द बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग को सेल करना मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली व्हेन ए टेनेंट हैज बीन ऑक्युपाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई बार आपने केस सुने होंगे कि कोई बंदा वहां 30 साल से रह रहा है, 30 साल से अगर रह रहा है तो रेंट कंट्रोल एक्ट में वो उसको खाली नहीं करा पाता है, तो जब खाली नहीं करा पाता तो बैंक ऐसी बिल्डिंग नहीं ले पाता। दिस रिड्यूस द मार्केटेबिलिटी एंड द वैल्यू। अब यहाँ जनरल बातें कर रहा है कि अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे तो क्या प्रिकॉशन लेंगे, तो सबसे पहले फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बोरोवर देखना है, बिल्कुल बढ़िया है या नहीं। बोरोवर्स का टाइटल, यानी जो वकील से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं उसमें पता कर लेना है कि इसका राइट ऑफ द बोरोवर टू मॉर्गेज है या नहीं है। इंक्वायरी रिगार्डिंग प्रायर चार्जेस, जो पुराने चार्जेस हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस को थोड़ा सा एलोबरेट करिएगा। फाइनेंशियल हाँ, फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जितना आप लोन दे रहे हैं उस चीज को रिपे आराम से कर पाएगा। क्लियर हो रहे हैं? जी सर। सिंपल सी बात है, उसकी रिपेइंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक, उसको फाइनेंशियल साउंडनेस। कई बार आपने देखा होगा, आपके ऐसे केस आते हैं उसके पास 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है शहर में, लेकिन उसकी इनकम टैक्स रिटर्न 2 लाख पर एनम की है, तो क्या आप उसे लोन देते हैं? आपसे वो 20 लाख का लोन लेने आ गया, देते हैं आप? नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो रह गई। और उसके पास जो प्रॉपर्टी या लैंड है, हो सकता है वो अपने पेरेंटल या उससे आ गई हो, लेकिन उसकी खुद की फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी नहीं है, ठीक है। इंक्वायरी रिगार्डिंग प्रायर चार्जेस, तो पहले से जो चार्ज उस प्रॉपर्टी पे लगे हुए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक कराना पड़ता है। और ये जो पुराने चार्जेस का चेक करते हैं जनरली 30 इयर्स, 30 इयर्स क्यों करते हैं, कोई आंसर बताएगा? 30 इयर्स क्यों करते हैं? अगर ट्रांसफर हुआ हो किसी से किसी को तो वो उसमें दिख जाएगा। सर जो मैक्सिमम बैंक लोन देते हैं ना 30 इयर्स के देते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन सर। हाँ, देखो ये मैंने लिखा है लिमिटेशन एक्ट,
लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि कुछ केसेस में मैक्सिमम कोर्ट में जाने का समय 30 ईयर है। मीन्स अगर आपका कोई डिस्प्यूट हुआ है अपने पड़ोसी से, आप 5 साल बाद कोर्ट जाओगे तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो जमीन के मामले होते हैं उनके डिस्प्यूट 30 साल तक रेज किए जा सकते हैं। तो अगर पिछले 30 सालों में कोई डिस्प्यूट रेज नहीं है, इसका मतलब जिसके पास पहले थी वो उसी का, वही उसका मालिक है। इसीलिए 30 साल का जो है चार्ज चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बोला फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ठीक है, चार्ज मुक्त है, भार मुक्त है बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉमनली अंडरस्टूड एज नॉन एनईसी बोला था, ये हमने वहां पीछे भी बात करी थी, ठीक है। फ्री होल्ड और लीज होल्ड, ये बात भी करी थी हमने कि कहीं वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। फ्री होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लीज होल्ड है तो लीज होल्ड में बोला in the case of leasehold property the unexpired period of the lease is an important consideration। unexpired का मतलब अगर मान लिया आपने 49 ईयर की लीज ले रखी है तो अभी बची कितनी है, पता लगा बची कितने ईयर है, 8 ईयर, तो आप लोन उसको कभी भी 8 साल से ज्यादा का नहीं देंगे, ठीक है। द लॉन्गर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द लीज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, तो जितना लंबे समय तक अभी लीज बनी ही रहेगी उतना अच्छा। द बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर by verifying a copy of lease deed and that are no onerous covenant such as the necessity of the taking of the freeholder consent before। अब कई बार क्या है, onerous covenant का मतलब है कि उसने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं डाल रखी है कोई जिससे आपको उसमें बोला हुआ है कि कुछ भी काम करने से पहले, जैसे बिफोर मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्डर की कंसेंट लेनी है, यानी जिसकी वो जमीन है जिसको आपने लीज में ले रखा है उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आपको स्पेसिफिक उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। द बैंकर शुड ऑल्सो ऑब्टेन द लास्ट ग्राउंड रिसीट टू इंश्योर दैट द लीज इज एक्टिव, और वो लीज एक्टिव भी होनी चाहिए। पता लगा जब आपने ली थी आपने 39 ईयर के लिए ली थी और आपको उस जमीन पे बैठे हुए हो गए 60 ईयर्स, तो इसका मतलब वो लीज एक्सपायर हो चुकी है। वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप रिकॉग्नाइज वैल्यूअर की हेल्प ले सकते हैं, इंजीनियर और आर्किटेक्ट कुछ भी हो, और आप आसपास इंक्वायरी कर सकते हैं जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं, लोकल अथॉरिटी से बात कर सकते हैं यानी कि जो नगर निगम है, नगर पंचायत है। सेल ट्रांजेक्शन नेबरिंग प्रॉपर्टी, किसी आसपास की प्रॉपर्टी कितने में सेल हुई ये पता कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एनुअल रेंटल वैल्यू, तो उसकी रेंट, कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी सस्ती है, वो छोटी है लेकिन उसकी रेंटल वैल्यू 20,000 रुपये महीना आती है, तो वो भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, जहां पर भी 100 रुपए से ज्यादा का प्रिंसिपल यानी कि मनी मैटर इन्वॉल्व हो जाता है तो मॉर्गेज चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अनलेस द चार्ज इज एन इक्विट। तो अगर आपका इक्विटेबल मॉर्गेज है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा मॉर्गेज है तो 100 रुपए से ज्यादा होगा तो उसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रजिस्टर्ड करते हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं मुझे? रजिस्ट्रार के पास सर। और सर सही आरओसी। अच्छा, तहसील। अभी इन्होंने जो बोला कि सरसई आरओसी, तो एक तो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात, ठीक है। और सरसई आरएसी का जो आपने बोला वो सिर्फ होता है कौन सा वाला, इक्विटेबल। अब आप लोग कोई अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो लोग सरसई पे काम कर रहे हैं क्या वो एग्रीकल्चर लैंड को भी रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर। सर नो सर। कोई करता है? नहीं, नहीं सर। तो तहसील में करता। म्यूटेशन होता है। क्योंकि सरफेसी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में लगता ही नहीं, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड में जो चार्ज होता है उसका नाम होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। क्या होता है उसका नाम? रजिस्टर्ड मॉर्गेज। अब इसने एक बात बोली है कि 100 रुपीज से ज्यादा अगर होगा तो आपको चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है? चार्ज क्रिएट करना है। और चार्ज क्रिएट के लिए भी अलग अलग रूल है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इतने अमाउंट तक करोगे तो कोई भी स्टैम्प फीस
नहीं देनी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट ने स्टैम्प फीस कितनी लगा रखी है, और गवर्नमेंट जो स्टैम्प फीस लगाती है वो किसका मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो आपकी जो मॉर्गेज डीड है वो केयरफुली ड्राफ्टेड होनी चाहिए, और उसमें ऑल लीगल स्टिपुलेशंस होनी चाहिए। इट शुड, मतलब इसका मतलब ये कि उसमें सारे लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए कि आप अगर बेचोगे तो हमसे परमिशन लोगे, किसी को किराए में दोगे तो हमसे परमिशन लोगे, कोई अल्टरेशन करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। मीन्स बैंक उसमें बहुत सारी लीगल वो डाल देता है। इट शुड बी विटनेस्ड बाई एटलीस्ट 2%। आप देखो एक इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपने किसी ने भी कहीं पर भी टाइटल डीड का रजिस्टर देखा है, इक्विटेबल मॉर्गेज, तो उसमें एक पेज जो होता है, उस पेज में यहाँ पर एक साइन होते हैं और 2 विटनेस के साइन होते हैं। तो वो ये लाइन यही वाली है, विटनेस बाई एटलीस्ट 2%। इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज इट अट्रैक्ट एड वैलोरम स्टैम्प ड्यूटी। इस शब्द को समझने की कोशिश किया जाएगा, एड वैलोरम, यानी हाउ मच रिक्वायर्ड, या एज पर वैल्यू। अगर 2 लाख का डील है तो स्टैम्प पेपर मान लिया 20,000 लग रहा है। अगर आपकी 5 लाख की डील है तो स्टैम्प पेपर बढ़ जाएगा। एड वैलोरम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं इसे, ठीक है, जैसा कि सरकार के अकॉर्डिंग रूल में है। वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिसीट, अगर आप हाउस ले रहे हैं तो उसमें पुराने जो भी प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है उनको भी आप चेक कर लेंगे। इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, लोन देने के बाद आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करेंगे, फायर का, नेचुरल कैलेमिटी का। इट इज prudent that the case of building the banks insist on insurance of the property for its full value at the borrower expenses। अब एक बात सुनिएगा जरा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज कीजिए आपने 5 लाख का लोन दिया, आपके पास प्रॉपर्टी है 55 लाख की, तो आप इंश्योरेंस कितने अमाउंट का करेंगे? 55 लाख का सर। बिल्कुल यही बात वो कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं कि लोन वो करना है। अच्छा, इंश्योरेंस की जिन्होंने क्लास ली थी, मुझे एक बात बताएं कि अगर वो 5 लाख का इंश्योरेंस करा ले, 5 लाख का इंश्योरेंस करा ले, तो कहां उसको प्रॉब्लम आएगी? बताइए, जिन्होंने इंश्योरेंस की क्लास ली वही सही बता सकते हैं इसका आंसर। सर 100% क्लेम तो मिलेगा नहीं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। क्लेम में प्रॉब्लम आएगी उसको। क्लेम सर उसको 5 लाख का ही मिलेगा, 5 लाख का 80%। नहीं, ये तो बात हो गई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट हमने इंश्योरेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है जो इस बात को यहाँ कंट्राडिक्ट किया, मतलब यहाँ पे रिकॉल कर रहा है? गलत जानकारी दे रहे हैं। इंश्योरेंस के कितने प्रिंसिपल होते हैं, चलिए बताइए। इंश्योरेंस के कितने प्रिंसिपल होते हैं? बहुत बढ़िया, 6 प्रिंसिपल होते हैं। और जब मैंने ये क्लास ली थी मैंने बोला था कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बोला था। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वहां रिकॉल कराता हूं कि आपने इस केस में कितने परसेंट का इंश्योरेंस करा रखा है? कितने परसेंट का इंश्योरेंस करा है? ऑलमोस्ट 10% का। और आपको अगर 10 लाख का नुकसान हो गया, जब प्रॉपर्टी जलेगी तो जरूरी थोड़ी पूरी जल जाए, तो 10 लाख का अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने का क्लेम देगी? 1 लाख का। 1 लाख का।
का। और आपने लोन कितने का दे रखा है? 5 लाख 5 लाख का। 5 लाख। तो आप तो डूब जाओगे। इसीलिए यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है इसने क्या कराना है आपको? फुल वैल्यू का। ठीक है। अगला है स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो ये भी हमने पढ़ा था। और यहाँ जो ये स्टॉक्स लिखा हुआ है ना, ये स्टॉक आपका स्टोर वाला स्टॉक नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट वाला। हाँ शेयर मार्केट वाला स्टॉक है। ठीक है। तो जब हम इसको पीपीबी में पढ़ रहे थे स्टॉक वाले शेयर वाले को, तो क्या पॉइंट कुछ पढ़े थे, कुछ याद है? क्या है? बोलो कितने % करना था हमें? 30% ऑफ 30% नेटवर्थ। या आप नेटवर्क। जिस भी कंपनी का आप शेयर फाइनेंस कर रहे हैं, तो उसके 30% कंपनी के या सेल्फ बैंक के, इसके 30% से ज्यादा वैल्यू के आप शेयर्स को फाइनेंस नहीं करेंगे। ठीक है। और जो भी आप फाइनेंस करेंगे वो कौन से शेयर्स में करेंगे? कोटेड शेयर। कोटेड शेयर का मतलब जिनके प्राइस लिस्टेड है। ठीक है। which are not quoted are also accepted as security in order to prevent promoters selling the same। तो कई बार वो कह रहा है कि also कई बार वो कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन किस में रखनी है आपने? नॉर्मली लिखा हुआ ना, अधिकतर कौन से शेयर में आप करते हैं जिनको कोट किया गया है, जिससे आपको प्राइसिंग एसरटेन करने में आसानी हो। ठीक है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी एसरटेन विदाउट एनी डिफिकल्टी। किस चीज की? शेयर्स की, क्योंकि शेयर मार्केट से पता शेयर चल जाएगा। हाँ, ये अभी हम एडवांटेज पे आ गया। इन द नॉर्मल टाइम्स स्टॉक्स एंड शेयर्स enjoy stability of value and not subject to wide fluctuation। तो आमतौर पर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करते हैं। ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स रिक्वायर वेरी लिटिल फॉर्मेलिटी। ठीक है। बहुत कम कागजों में, जैसे एफडी के अगेंस्ट लोन करते हैं उसी तरह का होता है, लेकिन आपको इन शेयर्स में क्या कराना पड़ता है? कौन सा चार्ज कराना पड़ता है, बताएंगे जरा? असाइनमेंट। असाइनमेंट सर। हाँ, शेयर में जो होता है असाइनमेंट कराना पड़ता है। ठीक है। अगला है आपका इट इज, बल्कि यहाँ असाइनमेंट एंड प्लेज भी होते हैं शेयर, लेकिन प्लेज कौन से वाले होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। नहीं, फिजिकल शेयर। फिजिकल से। जो शेयर की स्क्रिप्ट लाता है, क्योंकि आपको क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है। तो प्लेज में क्या कंडीशन होती है कि आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है। चलो आगे देखो। स्टॉक्स एंड शेयर रिक्वायर वेरी लिटिल। हाँ, इट इज कंपेयर टू रियल एस्टेट असर्टेन द टाइटल मोर विद द एडवेंट ऑफ द डिपॉजिटरीज। तो यहाँ बोला जो डिपॉजिटरीज आ गई हैं, तो डिपॉजिटरीज का डीमेट अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में कितने शेयर हैं यह पता लगाना आसान होता है। क्रिएटिंग ए चार्ज ऑफ दिस इज लेस एक्सपेंसिव देन द रियल एस्टेट। तो इसमें चार्ज क्रिएट करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है। दे यील्ड इंटरमिटेंट इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। यानी इसने ये बोला कि इसमें बीच में भी इनकम आती रहती है, तो वो इनकम आएगी तो आप क्या करोगे? लोन अकाउंट में डाल दोगे। बीइंग ए टेंजिबल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी दे आर मोर रिलायबल। तो शेयर को क्या माना जाता है? एक रिलायबल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। द रिलीज ऑफ सच सिक्योरिटीज इन्वॉल्व्स वेरी। अब रिलीज का मतलब क्या हुआ? आप जब लोन दे देते हैं और लोन देने के बाद वो कुछ समय बाद वापस कर दे रहा है, अगर बोरोवर रिटर्न कर दे रहा है आपका पैसा, तो शेयर को रिलीज कराना आसान होता है। सिंपल एक लेटर लिख दिया और वो वहां से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लियन टाइप में। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार क्या होता है, जितना इजी रियलाइज करना होता है उतना ही वो फ्रॉड प्रोन हो जाते हैं, उतना ही क्या हो जाते हैं? फ्रॉड प्रोन। जल्दी से फ्रॉड किया जा सकता है उसमें। इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर, ये आपने जब शेयर का टॉपिक पढ़ा था तो पार्टली पेड शेयर में आपने देखा था डिस्काउंट उसमें कॉल होती है ना। ठीक। तो कॉल जो होती है, अगर आप पार्टली पेड शेयर पे कर रहे हैं
तो वहां दिक्कत हो सकती है। क्यों? बैंकर में हैव टू पे द कॉल्स। अब सपोज कीजिए 10 रुपए का शेयर है, तो सबसे पहले उसने 3 रुपए मांगे, फिर 2 रुपीज मांगे और फिर 2 रुपीज मांगे, और जब आपने 5 रुपीज दिए थे तो आपने लोन कर दिया उस बंदे को। तो ये जो नेक्स्ट वाला 2 रुपीज होगा वो किसको देना पड़ेगा? बैंक को। बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने बैंक के बैंक को नाम देना असाइन कर पड़ेगा। दिए। ठीक है। पार्टली पेड शेयर आर सब्जेक्ट टू द violent प्राइस फ्लक्चुएशन। दे आर नॉट इजिली रियलाइजेबल बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड मार्केट फॉर सच शेयर। ठीक है। अब आप ये आगे देखो, branch प्रिकॉशन liquidity क्या लेनी है आपको जब भी आप इन द केस ऑफ पार्टली पेड शेयर द बैंकर शुड नेवर रजिस्टर देम इन हिज नेम। कभी भी वो उनको अपने नेम पर नहीं करता, क्योंकि पार्टली पेड शेयर में आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है। ही मस्ट इंश्योर दैट पेंडिंग कॉल्स आर पेड। अगर कहीं पार्टली पेड पे दे भी दिया है तो आपको उसकी जो नेक्स्ट कॉल है वो इंश्योर करनी है कि पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं पेमेंट होगी तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। आपने टर्म जब मैडम पढ़ा रही थी मैं सुन रहा था, आपने क्वेरी भी करी थी, क्या बोलते हैं उसे? forfeited, हाँ, Forfeited. फोरफीट कर लेना। फोरफीट कर लेना। फोरफीट करने में क्या होगा? जब्त कर लेना। ठीक है। सफिशिएंट मार्जिन लेना है आपको, जिससे कभी फ्यूचर में कोई प्राइस का फ्लक्चुएशन हो तो लॉस ना हो जाए। द बैंकर शुड वेरीफाई शेयर सर्टिफिकेट एंड एंश्योर दैट द कॉल्स आर पेड प्रॉपरली। तो ये देख लेना है कि शेयर सर्टिफिकेट है और जो भी उसकी पेमेंट जानी वो जा रही। और कौन कौन सी प्रिकॉशन बोली इसने? लिस्ट ऑफ शेयर्स विच आर पर्टिकुलर विद द पर्टिकुलर बैंक इज विलिंग टू लैंड अगेंस्ट द रेगुलर बेसिस। तो अधिकतर ऐसे शेयर्स पे करना है जिसमें बैंक रेगुलर कर रहा है। अपडेटिंग द अमाउंट दैट कैन बी लेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर शेयर्स विच इज कॉल्ड द कार्ड लिमिट। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अमाउंट है किसी भी शेयर के अगेंस्ट फाइनेंस करने का वो अपडेटिंग करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो कार्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग वो फाइनेंस होगा, यानी कि उसको उसमें हम कितना फाइनेंस कर सकते हैं। तो अगर रेगुलर आप अपडेट कर रहे हैं तो सही रहेगा। एनुअल रिव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, मोर फ्रीक्वेंट रिव्यू डिपेंडिंग ऑन द वॉलिटिलिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो कितना कैपिटल मार्केट अप डाउन चल रहा है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है। अब अगला आ गया डिबेंचर। तो डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी है, और डिबेंचर में क्या होता है कि एक तरह से ये पब्लिक से उधार लेते हैं और उसकी एफडी टाइप की बना देते हैं। तो उसमें बोला अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी एक्नॉलेज इट्स इंडेप्टनेस टू द बियरर और द रजिस्टर्ड। जिसको दिया है या तो बियरर में हो सकते हैं डिबेंचर या रजिस्टर्ड होल्डर। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसमें एफडी की तरह। ठीक है। इन केस ऑफ मॉर्गेज डिबेंचर अ चार्ज इज क्रिएटेड on the asset of the company issued such debenture in favor of the trustee who is responsible to take care of the interest of the individual। इस बात को सुनिएगा जरा कि मॉर्गेज डिबेंचर क्या होते हैं। मॉर्गेज डिबेंचर, अगर कोई कंपनी मॉर्गेज डिबेंचर इशू कर रही है तो कितने हजार के करे, मान लो 50,000 के डिबेंचर इशू किया, तो जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को एक तरह से मॉर्गेज मानती है। वो मॉर्गेज मानने का मतलब जब उसको प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा डिवेंचर वाले को पहले, उसके बाद में अपने एम्प्लॉय को देखेगी वो। ठीक है। एडवांटेज क्या है? इजी टू सेल हो जाते हैं डिवेंचर, ज्यादा वायलेशन नहीं होते हैं प्राइस में, दे कैन बी ट्रांसफर एट मिनिमम कॉस्ट, बियरर डिवेंचर आर फुल्ली नेगोशिएबल। अब देखो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, जो बियरर डिवेंचर होते हैं नेगोशिएबल, कोई भी उसको अपने हैंड में ले सकता है। They rank in priority to shares and mostly secured by a charge of the company property। ये हमने सुना था कि डिवेंचर जब हम कंपनी कंसोलिडेशन में आती है तो कैसे पेमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं बताइए जरा। सबसे पहले किसको मिलता है बोलो? पहले डिबेंचर जब वाले कंपनी वाइंड अप होती है किसको? प्रेफरेंस वालों को मिलता है ना सर। पक्का? पहले सबसे डिबेंचर पहले डिबेंचर Yes, sir. होता है, सबसे फिर पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स डिबेंचर और लास्ट में इक्विटी होल्डर। डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होल्डर। इक्विटी शेयर। ठीक है। अच्छा, डिवेंचर को क्यों मिलता है?
क्योंकि डिबेंचर में चार्ज क्रिएट होता है, लिखा हुआ है मोस्टली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरेस्ट इज नॉट पेड रेगुलरली ऑफ द डिबेंचर, इट वुड अफेक्ट द प्राइस। तो कभी कभी क्या हो, मान लिया कंपनी आपको टाइम से इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो उसकी प्राइस मार्केट में डाउन हो सकती है। इफ द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, द सब्सिक्वेंट चार्ज विल गेट ए प्रायोरिटी। तो अगर आप चार्ज को कंपनी में नहीं क्रिएट कराओगे तो जो आपके बाद वाला चार्ज जिसने क्रिएट कराया है उसको नंबर मिल जाएगा, पहले उसको मिलेगा पेमेंट। डिबेंचर मे नॉट इशूड बाय द कंपनी हैविंग नो कैसे सर ये वाला समझाइए ना? पावर। क्या चीज? सेकंड वाला सर, इफ द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी अगर आपने इसमें कोई लोन दिया डिबेंचर के अगेंस्ट, तो आपको क्या है, कंपनी को बताना है कि भैया हमने आपकी इस कंपनी के अगेंस्ट में फाइनेंस किया हुआ है। तो वो कंपनी क्या करेगी, लिख लेगी कि इस डिबेंचर के अगेंस्ट में लोन लिया हुआ किसी ने, ठीक है, और आपने नहीं कराया, किसी और ने करा दिया। तो जब आरओसी उसको मेटलाइज करेगी कंपनी के पेमेंट को, तो आपसे पहले किसको पेमेंट करेगी? जिसने करा लिया है, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिए, कंपनी के मामले में जो भी लोन्स का चार्ज क्रिएट होता है वो कहां पर जरूर होता है? आरओसी में होता है। आरओसी में, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगला है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल टेकिंग डिवेंचर एज सिक्योरिटी। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल टेकिंग डिवेंचर एज सिक्योरिटी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक तो बोला कि नेचर ऑफ डिवेंचर आपको देखना है कि वो अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड, ठीक है। और कौन से को प्रीफर करना है? बाद वाले को, सिक्योर्ड वाले को। द बोरोवर बोरोविंग पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरोविंग पावर यहां पे भी रह गया था थोड़ा सा, कि कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है तो उसके पास डिवेंचर इशू करने के लिए ये वाला क्लॉज होना चाहिए कि पावर टू बोरो मनी। ये मीन्स वो मनी को बोरो कर सकती है, ये पावर उनके किस में लिखा होना चाहिए? एमओए में, एओए में? एमओए में सर। एमओए क्या होता है? एमओए मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन। तो दो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एमओए और एओए। एक डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए होता है और एक डॉक्यूमेंट इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। बताओ इसमें से कौन सा इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है? एमओए। एमओए ओए है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। AOA। चलो दोनों आंसर आ रहे ना। एक मिनट, इसको वैसे तो आगे भी करते हैं हम, लेकिन यहां पर भी हम लोग करते हैं क्योंकि रेलिवेंट है। ये आपके बुक में कौन से चैप्टर में पता है आपको? बोलो। नहीं पता सर। ये क्वेश्चन मैं क्यों रुक रहा हूं पता है? क्योंकि आने वाला है। स्क्रीन पे देखिए जरा, क्या लिखा हुआ देखिए। borrow or raise money or loan for the purpose of the company by promissory note। कहाँ की बात कर रहा है? एमओए की बात कर रहा है? ओके, रुको मैं क्लियर कट निकालता हूँ। एमओए। ये है यार, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जनरली ऑथराइज टू कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम लेंडर। तो कहाँ लिखा होता है ये बात? AOA। एओए में लिखा रहता है कि वो कंपनी बोरो करने की पावर रखती है या नहीं। तो आपको उसका, उस कंपनी का क्या पढ़ना पड़ेगा? एओए। एओए। किस कंपनी का? जिसके डिबेंचर के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं? लोन।
फाइनेंस कर रहे हैं। सर ठीक एक है? टर्म दिखा था अल्ट्रा वायर बोरोइंग्स अल्ट्रा हाँ। वायरस। अल्ट्रा वायरस, वैसे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो कानून की तरह एक्सेप्ट ना किया जा सके। मेरी बात समझ में आ रही? सपोज कीजिए कि पार्लियामेंट एक कानून बना दे कि अब इंडिया में लोग शादी नहीं करेंगे, ठीक है? तो कानून तो बन सकता है ना, बना दिया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करी, अपील करी, पीआईएल डाली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून बनने लायक नहीं है, तो उसने अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। मींस अल्ट्रा वायरस का मतलब जो कानून बनने के लायक ना हो, ठीक है? और बाकी जो है जब हम लीगल पढ़ेंगे तो ये शब्द सब आने वाले हैं, अल्ट्रा वायरस, इंट्रा वायरस, ठीक है? चलो आगे देखो। द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी इशूइंग द डिवेंचर मस्ट बी असर्टेन्ड वेरीफाइंग द सेम हैज नॉट बीन एक्सीडेड। मतलब जितनी उसकी पावर है उससे बढ़ तो नहीं ले जा तो नहीं ले लिया। डिपॉजिट ऑफ डिवेंचर प्लस मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट इज नेसेसरी। अब यहाँ पे देखो, जब भी वो डिपॉजिट करके लेगा लोन, किसके अगेंस्ट में, डिवेंचर के, तो उसे साथ में क्या देना पड़ेगा? आपने देखा होगा कि डीपी नोट लेते हैं, डीपी नोट के बाद डीपी एंड डिलीवरी लेटर लेते हैं, और एक और लेते हैं सिक्योरिटी डिलीवरी लेटर। तो किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर आपको फाइनेंस करना है तो एटलीस्ट ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर लेने हैं। कौन कौन से बोलिए जरा? डीपीएन नोट, डिमांड प्रोमिसरी नोट, डीपीएन दूसरा है डिलीवरी लेटर, डिमांड प्रोमिसरी नोट डिलीवरी लेटर। मींस केवल साइन करने से काम नहीं चलेगा, एक और चिट्ठी देनी पड़ेगी। उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा कि हम दे रहे हैं, ये तो है हम वादा कर रहे हैं, और दूसरा वाला है कि हम वादे को आपको दे भी रहे हैं। पता लगा वो कल को कह दे कि मैं कल छत में बैठा हुआ था और मेरे मन में आया कि मैं बैंक को ये लिख के दे दूं, लेकिन मैंने बाद में दिया नहीं। तो केवल मन में आने से नहीं होगा, उसे ये भी कहना नहीं मैं आपको दे रहा हूं। उसी के साथ साथ सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी देता है ना आपको, तो सिक्योरिटी को भी वो बोल रहे हैं उसके मन में आना चाहिए कि मैं दे रहा हूं आपको सिक्योरिटी, लिख मतलब मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देने में लगते हैं, ठीक। द नेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट चार्ज मस्ट बी एग्जामिन्ड फ्रीक्वेंटली। तो जो आपने जिस तरह का चार्ज क्रिएट किया हुआ है वो अभी तक बना हुआ है नहीं बना हुआ, दूसरा वैल्यू क्या है वो। बैंकर मस्ट फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी अनकॉल्ड रिडीम्ड डिवेंचर, तो सॉरी अनकैंसल्ड। तो वो कहता है कि कोई अनकैंसल्ड रिडीम्ड डिवेंचर तो नहीं रह गए उसके पास, ठीक है? तो ये भी उसको इंश्योर करना पड़ता है हमेशा। अगला गुड्स। तो गुड्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें कही थी, और गुड्स के अगेंस्ट में कौन सा चार्ज लगता है ये आपसे पूछना चाहूंगा, बोलिए। प्लेज। एक आंसर आया प्लेज, कुछ और भी लगता है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन भी लगता है, और भी कुछ लगता है, भी लगता है। लेकिन जनरल लियल कब लगता है? जब आपके लॉकर में कुछ गुड्स जो है क्या हो जाती है, रखी रहती हैं और आप किराया नहीं दे रहे होते, ठीक है? तो यहां पर गुड्स हैव द रेडी मार्केट और इजिली सोल्ड अनलाइक द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी। इसकी एडवांटेज है, वैल्यूएशन आसान है, बैंकर गेट्स टेंजिबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, मीन्स उसको कुछ सामान मिलता है, ठीक है? एडवांस अगेंस्ट गुड्स आर नॉर्मली गिवन शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, देयरफॉर द रिस्क ऑफ द बैंकर इज कंसिडरेबली रिड्यूस। तो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं तो उसको लिक्विडेट कर देते हैं। बारिंग ए फ्यू स्टेट्स वेयर स्टैम्प ड्यूटी इज हैवी क्रिएटिंग चार्ज इज लेस कॉस्टली। तो कह रहा कई स्टेट ने हर बात में
स्टैम्प ड्यूटी लगा रही है। उन्होंने कहा अगर आप सोचोगे तो सोचने का 10 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ठीक है। और कई स्टेट ऐसे हैं, आप कुछ भी कर लो हम स्टैम्प ड्यूटी लेंगे ही नहीं आपसे। और स्टैम्प ड्यूटी स्टेट का क्या होता है, इनकम का सोर्सेस भी होता है, ठीक है। बैंकर एक्वायर गुड टाइटल ऑफ द गुड्स व्हेन डीलिंग विद द कस्टमर ऑफ रेप्यूट ऑफ द स्टेट। तो अगर वो अच्छे रेप्यूट की गुड्स को ले रहा है तो उसका टाइटल भी अच्छा है। डीमेरिट क्या है, कुछ गुड्स जो होती है पेरिसेबल होती हैं और जल्दी जल्दी डिटोरेट हो जाती हैं क्वालिटी में। जैसे मान लिया आपने कोई मोबाइल फोन किसी का रख लिया सिक्योरिटी की तरह, पहला 2 साल बाद वो मॉडल ही आउट हो गया, ठीक है। और देयर आर पॉसिबल रिस्क ऑफ फ्रॉड और डिसऑनेस्टी का भी उसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 टिन्स ऑफ कैश यूनिट के थे, रास्ते में क्या हुआ, वहां से जाते 3-4 कंटेनर का सामान ही गायब हो गया। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन सर्टेन केस मोर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड, क्या होता है वो एकदम से क्या हो जाती है, वाइट फ्लक्चुएशन होता है, डाउन हो जाती है, ठीक है। Therefore, valuation of the such goods is difficult. Even in the case of the necessity, there being several varieties, unless the banker has expert knowledge. तो कई बार आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कितने रुपए की चीज है, तो आप धोखा खा जाते हैं। कस्टमर बहुत जानकार होता है। द बैंकर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू, कई बार उसे दिक्कत होती है स्टोर करने की, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग करना गुड्स का बैंकर के लिए एक प्रॉब्लम होता है, वो बैंक बोरोवर्स प्रेमिसेस से लेकर के बैंकर्स के प्रेमिसेस तक। व्हेन बैंकर रिलीजेस गुड्स फॉर सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ट्रस्ट, देखो ये आ गया पॉइंट, वहां पे आगे इसकी बात हुई थी हमारी, याद आ रहा कुछ? रियलाइज वाली बात। नहीं ये वाली बात अभी हाँ बात सर, नहीं ट्रस्ट करते हैं। रिसीट पे बोला था ना हमने कि कई बार बैंकर रिलीज कर देता है गुड्स को, ठीक है, काहे के लिए, किस लिए, सेल के सेल लिए। करने के लिए। सेल के लिए। हाँ, द मनी रियलाइज बाय द सेल ऑफ सच गुड मे नॉट बी डिपॉजिट। तो आपने तो उसे सामान दे दिया और वो आपको लिख के भी दे गया, लेकिन उसने क्या करा, पैसा डिपॉजिट नहीं किया। इफ द गुड्स वर वेयर हाउस कीपर एंजॉय द लियन ओवर द गुड्स। अब ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है कि सामान तो वेयर हाउस में रखा हुआ है और आपने पर्ची रख ली उसकी, लेकिन असली जो लियन एंजॉय कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेयर हाउस कीपर। और लियन जो होता है वो जो चीज आपके कस्टडी में रहती है तो उसमें एक डिफॉल्ट लियन तो रहता ही रहता है। कौन सा लियन बोलते हैं इसे, जनरल लियन, कि अपने खर्चे निकालने के लिए वो आपको उसमें से कुछ सामान को फोरफीट कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, तो इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे आप, कुछ लोग मंथली स्टेटमेंट ले लेते हैं कि भैया कितने का सामान है, और उसको आप क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग फैक्ट्री गोडाउन बाय ऑफिशियल्स एंड वैल्यूअर्स लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट। तो आप किसी से आप करवा लीजिए। फॉलो ऑफ अकाउंट इंश्योरिंग, अब वहां पे क्या है, जो स्टॉक और कलेक्शन डेटा है उससे सब चीजों से आप क्या करा सकते हैं, इंश्योर करा सकते हैं कि कितना है। प्रिकॉशन क्या लेनी है, एक तो जेन्युइन ट्रेडर्स जो होते हैं उनको ही ये फाइनेंस करना है, स्पेकुलेटर्स को नहीं करना है। कुछ लोग काला बाजारी के लिए भी रखते हैं ना सामान, उनको नहीं फाइनेंस करना है। जो जेन्युइन ट्रेडर हैं उनको कि लाते हैं और 1-2 महीने में बेच देते हैं। लोन मस्ट बी गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड सिंस द क्वालिटी एंड देयर बाय द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लाइकली टू डिमिनिश। कई बार क्या होता है कि ये जो है क्वालिटी डाउन हो सकती है उसकी, ठीक है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, जो सामान आप ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और किस स्थिति में सामान रखा उसकी जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए उस गुड्स का, ठीक है। टाइटल ऑफ द बोरोवर आपको इंश्योर करना है। अब यहाँ पे देखो, द बैंकर एज ए पॉनी, बैंकर कौन है यहाँ पे, पॉनी है, लाइबल है। अगर उसने रीजनेबल केयर टेक नहीं करी तो उसको उसका हर्जाना देना पड़ सकता है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड मस्ट बी एक्यूरेटली एसेटेड, बिल्कुल सही लगाने हैं प्राइस, ठीक है। नेसेसरी मार्जिन मस्ट बी टेकन फॉर बैंकर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट फ्लक्चुएशन। बैंकर मस्ट ऑब्टेन एब्सोल्यूट और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द गुड्स। जरा मुझे इसमें एक्सप्लेन करिए, जरा मैंने कई बार इंपॉर्टेंस इसको एक्सप्लेन किया, कोई जरा एक्सप्लेन करिए इसको कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है।
एब्सोल्यूट इसमें ना सर गुड्स अपने को मिलती है, हम्म, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक वादा होता है कि हाँ सर गोल्ड में एब्सोल्यूट पोजीशन। हम्म, सर कंस्ट्रक्टिव एब्सोल्यूट में हमें टोटल वो चीज हमारे अंडर पोजीशन में आएगी। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में मेरे ख्याल से रसीद आएगी, सिर्फ गुड्स किसी हाँ, और के बिल्कुल पास ठीक। रहेगा, उसकी हाँ, रसीद आएगी। रसीद मतलब कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हमें मानते हैं कि ये मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास वो पेपर है जिस पेपर से मैं उस सामान को वहां से ला सकता हूं जहां वो रखा हुआ है। तो ये तो पक्की बात है कि प्लेज के केस में गुड्स कभी भी किसके पास नहीं रहते, बोरोवर के पास। कस्टमर के पास। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके वो कहीं गोडाउन में जिसकी चाबी हमारे पास है, या कहीं वेयर हाउस में जिसकी हमारे पास रिसीट है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा, कुछ लोग YouTube में पूछ रहे हैं कि AFB की जो मॉड्यूल डी की क्लास विल बी कंडक्टेड आफ्टर 22 जून। देखो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो PPB और AFB है वो जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन होगी तब होगा, क्योंकि 22 के बाद हमारा CAIB का शेड्यूल है, तो उस बीच में आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, आप अपनी सेल्फ स्टडी या कुछ भी करें, क्योंकि जब भी डिक्लेयर करेगा IRBF तो कम से कम कितने दिन पहले करेगा? 7 दिन 7 डेज। नहीं, 7 भी नहीं। 7 डे तो आपको हो सकता है सेंटर वेंटर बदले तो उसका भी टाइम देगा। ठीक है, 1 महीना तो कम देगा। से कम 15 तो कम से कम देगा, 15 दिन। नहीं, पिछले बार 1 महीना दिया था तो उससे कम तो नहीं देगा। हाँ, तो इसलिए जो है हम उसमें करेंगे। अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए? थर्ड पेपर में ना आप लोग 60 नंबर ला के दिखाओ। ठीक है, और आपको एक बात और बताऊं, अगर आप थर्ड पेपर की सारी क्लास लेंगे तो 70+ मार्क्स आएंगे आपके। एक बार 84 मार्क्स भी आ रखे हैं हमारी क्लास से, 84 मार्क्स। लेकिन आपको करना क्या है? क्लास नहीं मिस करनी। अभी आप देख रहे हो इस टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? तीसरी क्लास चल रही है इस टॉपिक की, चौथी क्लास। यस सर। हाँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है क्लास तो। ये बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सिक्योरिटी और इसके चार्जेस वाला क्वेश्चन बहुत आप सारे करके देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हाँ, और इसमें जो है आप कहीं पे भी MCQ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं। और मैंने बताया था ये बुरी खबर है, अच्छी खबर है, तो अभी तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं थर्ड पेपर के लिए। ठीक है, चलो आगे देखिए। इन केस ऑफ हाइपोथेकेटेड गुड्स, तो हमने जब इस बात को शुरू किया था तो हमने दो ही बातें बोली थी कि या तो हम इसको क्या करेंगे, प्लेज, और या करेंगे हम इसको हाइपोथेकेट। और एक बात यहां पर भी आई जो जनरल लियन वाली यहां मैंने लिखी थी, ये कि जो भी सामान होता है उसका जनरल लियन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हाइपोथेकेशन है तो बैंक शुड ऑब्टेन ए बोरोवर इन रिटर्न अंडरटेकिंग दैट गुड्स आर नॉट चार्ज टू एनी बैंक और क्रेडिटर। उससे लिखवा लेंगे, क्योंकि हाइपोथेकेशन जब होता है क्योंकि जब हाइपोथेकेशन होता है तो आपके पास कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ उसने 10 जगह तो हाइपोथेकेट नहीं कर रखा, तो इसलिए पहले उससे आप डिक्लेयर करा लेंगे। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन कहाँ पे कराते हैं आप लोग पता है? नहीं पता सर। 10 रुपए की स्टैंप पे। ठीक है, एफिडेविट बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लीगल पॉइंट आ गया कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड क्या होता है, यानी टाइटल टू गुड, कि किसी भी गुड्स का, सामान का अधिकार होने का डॉक्यूमेंट, यानी जिसको हम बिल, रसीद कुछ बोल सकते हैं। तो ये बोलता है एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसको हम पढ़ेंगे 1930 का, उसके सेक्शन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, authorizing, purporting to authorize either by endorsement or delivery
द possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represented। तो इतनी लंबी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये प्रूफ होता हो कि ये इसका आपके पास पोजीशन है, या इसका गुड्स का कंट्रोल है, या आपको ऑथराइज करने की पावर है, और आप इसको इंडोर्समेंट से या डिलीवरी से किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जहां लिखी होती है उसे हम बोलते हैं टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। मेयर पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड राइट आइदर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और ट्रेड यूसेज। कई बार क्या होता है कि केवल आपके पास अगर वो सामान है तो आप कह सकते हैं कि वो मेरा है, ठीक है। दूसरा, गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, अगर डॉक्यूमेंट के आधार पर कह रहे हैं तो उसको आपको देना है, तो कैसे करेंगे आप? एंडोर्समेंट, ठीक है। जैसे आपने पेड़ से आम तोड़ लिए और आप दुकान के किनारे रख करके बैठ गए उसे बेचने, कोई पुलिस वाला आया तो आपसे बोलना ये तो आपके नहीं है, जरा कागज दिखाओ। तो कोई कागज दिखा पाओगे आप क्या? नहीं। इसको बोलते हैं मेयर पोजीशन, बस मेरे पास है तो मेरे हैं, ठीक है। लेकिन आपने कार खरीद रखी है, दिखाओ कार है, तो आप कागज दिखा दोगे कि वो डॉक्यूमेंट बना हुआ उसमें, ठीक। द ट्रांसफरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन हिज ओन राइट। तो जिसको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब जो करता है उसे ट्रांसफरर बोलते हैं, और जिसको किए जाते हैं उसे ट्रांसफरी बोलते हैं। तो वो क्या है, वो डिलीवरी ले लेगा उन गुड्स की और अपना राइट हो जाएगा उसका। ऑल्दो दे अपीयर टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बात हमने वहां भी पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी बताओ? हमने जब गुड्स सिक्योरिटी की तरफ पढ़ रहे थे तो हमने कहा वो लगता तो है क्या, कैसा इंस्ट्रूमेंट है वो? नेगोशिएबल, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और इसीलिए हम उसको क्या कॉल करते हैं? क्वासी नेगोशिएबल। मैंने बताया था ना, आधा नेगोशिएबल, ठीक है। और जो टाइटल ऑफ गुड्स के होते हैं उसमें बिल रसीद के अलावा भी कुछ कागज होते हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग शिपमेंट से होती है, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, ये सब उसके एग्जाम्पल है। डॉक्यूमेंट टाइटल टू गुड्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट लाइक द वेयर हाउस कीपर नॉन ट्रांसफरेबल रिसीट। क्या बोलता है वो? इस तरह से पहचानेगा कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है वो अदर डॉक्यूमेंट से अलग है, विच आर मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड। जो वेयर हाउस कीपर की रसीद है वो केवल एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड होती है, जबकि जो परचेज का जो पेपर होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड होता है। मींस वेयर हाउस कीपर्स रसीद जो होती है वो डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड नहीं होता, वो केवल नॉन ट्रांसफरेबल रसीद होती है। और जो वेयर हाउस से मिलता है उसको हम मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स बोलते हैं। मींस कि खाली लिखा हुआ है कि हाँ ये गुड्स है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आर प्रिफर्ड बाय बैंकर बिकॉज सेक्शन इतना ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड सेक्शन इतना ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। पोजीशन ऑफ गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय सच इंस्ट्रूमेंट ड्यूली इंडोर्स इन हिज फेवर आर टेकन आउट ऑफ ऑर्डर or disposition of the insolvent. The significance of this is that in case of borrower become insolvent, the official receiver, तो कई बार क्या होता है कि कोई किसी के पास कोई सामान है और वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर वो इंसॉल्वेंट होगा तो कोर्ट जिसको ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है कैन नॉट इंक्लूड सच गुड्स इन द एसेट ऑफ द इंसॉल्वेंट। तो वो जो भी सामान है वो इंसॉल्वेंट के एसेट से हट जाता है, मतलब
ऑफिशियल रिसीवर क्या करता है, उस सामान का जो भी उसका सामान है उसको लेके क्या करता है, किसको देता है? भाई इंस्टॉलमेंट का सामान जब ऑफिशियल रिसीवर लेता है तो किसको देता है? प्लीज हाइपोथिकेशन जो कर रखा है उसी को देगा। हाँ, क्रेडिटर को देता है, ठीक है। मेरिट ऑफ द सिक्योरिटी, बाय मेयर प्लेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड्स आर प्लेज्ड एंड सर्व एज गुड सिक्योरिटी। अच्छा सिक्योरिटी मानते हैं। द पर्सन ऑफ द पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट कैन ट्रांसफर द गुड्स बाय इंडोर्समेंट। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वो उस गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, कैसे? इंडोर्समेंट से। द डॉक्यूमेंट आर इजिली ट्रांसफरेबल एंड द फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व आर लेस कंपेयर टू द मॉर्गेज और असाइनमेंट। तो मॉर्गेज और असाइनमेंट में जो फॉर्मेलिटी होती है उससे कम इसमें फॉर्मेलिटी होती है। डीमेरिट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होती है, क्योंकि कोई भी कह देगा ये तो मेरे आम है, पता लगा वहीं से चुरा के लेके आया था, ठीक है। फोर्ज एंड अल्टर डॉक्यूमेंट, जो कागज बने हुए हैं उसमें फोर्जरी हो सकती है क्योंकि वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर कहीं पे रजिस्टर्ड होंगे तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना पे। फिर बोलता है नॉट नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। अनपेड वेंडर राइट, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आपने ऐसा सामान ले लिया जिसका पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तो वो क्या हो सकते हैं? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में। जब कोई दिल्ली से मुंबई सामान जा रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, तो अब लॉस्ट डॉक्यूमेंट में तो क्या होता है? इंडेम्निटी बॉन्ड भरवाते हैं और उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है। कोई इंडेम्निटी बॉन्ड भर देगा और आपसे सामान ले लेगा, गायब हो जाएगा, कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे उसे, ठीक। बैंकर क्या प्रिकॉशन लेता है इसके मामले में? बैंकर मस्ट एग्जामिन थॉरोली द इंश्योर दैट दे आर जेन्युइन एंड रिसेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट ले रहा है उसको प्रॉपरली चेक करेगा ये वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। और इसमें कभी भी एनी वनरस क्लॉज और प्रीजुडिशियल रिमार्क नहीं होना चाहिए जिससे बैंक की प्रॉब्लम हो जाए। मतलब पहले से ये ना लिखा हो कि भाई इस सामान को आप कहीं पर भी गिरवी नहीं रख सकते और फिर भी आप रख ले, तो उसमें क्या हो? वनरस क्लॉज आ गया। बैंकर शुड एंश्योर दैट गुड्स आर एडिक्वेटली कवर्ड बाय इंश्योरेंस फॉर फुल वैल्यू, ये भी हमने बात कर ली थी। ट्रस्ट रिसीट आ गया। देखो ट्रस्ट रिसीट की बात करते हैं। ट्रस्ट रिसीट में जो लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ट्रस्ट। तो अगर आप कोई सामान रिलीज कर रहे हैं तो उसमें ट्रस्ट लेटर लिया जाता है, शुड बी टेकन, ठीक है। और अगर हाइपोथिकेटेड गुड है सो ऑल्सो इन द केस ऑफ द गुड्स ऑफ हाइपोथिक। अब ये बताओ कि जो हाइपोथिकेटेड गुड है क्या उसमें ट्रस्ट लेटर लिया जाता है? बोलिए। जो तो गुड्स पहले से आपके ही पास है borrower के उसमें पास तो है लिया ना। जाता है, लेकिन हाइपोथिकेटेड गुड में लिया जाता है क्या? वो तो पहले से ही बारोवर के पास है। हाँ, नहीं ले सकते हैं ना सर, जैसे उसमें कहीं लिया हो। वेयर हाउस में रखा है सामान, गुड्स। नहीं वो नहीं, वो तो वेयर हाउस वाला तो प्लेज हो गया ना। नहीं मैं कह रहा हूं कि हाइपोथिकेटेड गुड्स में क्या ट्रस्ट लेटर ले सकते हैं? ट्रस्ट लेटर, ट्रस्ट लेटर एक बार समझाइए सर, क्या रहता है उसमें? उसमें बोरोवर प्रॉमिस करता है कि ये जो सामान है ये बैंक का ही है और मैं अगर इसे बेचूंगा तो उसका पैसा बैंक को दूंगा, ये प्रॉमिस होता है। एग्रीकल्चर के केस में कर सकता है सर। नहीं सर, हम बताएं? जो स्टॉक वगैरह जो हाइपोथिकेटेड होता है उसमें तो स्टॉक जहां मेंटेन रहता है उसमें लिखा होता है कि हाइपोथिकेटेड टू, बैंक का नाम लिखा रहता है। ठीक ठीक, चलो अब हम दे बता दें। सकते हैं। कहने का मतलब तो जो हाइपोथिकेटेड गुड्स होती हैं, बोलने का मतलब तो वही उस- होता है ना कि वो हाँ हाँ सुने, हाइपोथिकेटेड जो गुड्स होती हैं उसमें जो एग्रीमेंट होता है ना, जब वो लोन एग्रीमेंट करता है उसमें ये बात ऑलरेडी लिखी हुई होती है कि ये जो सामान है
ये बैंक का है, मैं इसे अगर बेचूंगा तो उसका पैसा बैंक को दूंगा, तो वो भी तो ट्रस्ट लेटर की एक लैंग्वेज है, और बैंक ने उसी ट्रस्ट लेटर के बेस पे उसको फाइनेंस कर दिया। तो हाइपोथेटिकल केस में क्या होता है, ऑलरेडी ट्रस्ट लेटर होता है, इसीलिए लिख रहा है सो ऑल्सो इन द केस ऑफ गुड्स ऑफ हाइपोथेटिकल, इसीलिए बोल रहा है कि आपको लेटर ऑफ ट्रस्ट लेना चाहिए जैसा कि आप हाइपोथेकेटेड गुड्स के मामले में लेते हैं। ठीक है, द बोरोवर ऑन सेल ऑफ गुड्स हैज टू होल्ड द प्रोसीड इन ट्रस्ट ऑफ द बैंक, यानी सेल से जो पैसा आएगा उसको बैंकर के बिहाफ पे होल्ड किए हुए। द गुड्स टेकन अंडर सच ट्रस्ट रिसीट और द सेल प्रोसीड देयरऑफ आर नॉट अवेलेबल टू द ऑफिशियल, और ट्रस्ट रिसीट के अंदर जो सामान ले आता है वो कभी भी किसकी कस्टडी में नहीं जाता है, बोलिए पॉइंट। ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि वो जो सामान लिए हुए है बोरोवर वो किसका है, बैंक का ही है ना वो तो। हाँ, और उसने जो लिया हुआ है अपने हाथ में वो बैंक का सामान लिया हुआ है, इसलिए अगर वो इंसॉल्वेंट भी हो जाए तो उसका सामान ऑफिशियल रिसीवर नहीं लेगा, क्योंकि सामान बैंक का ही है वो। ठीक है, और ट्रस्ट लेटर इनकॉर्पोरेट, अब ट्रस्ट लेटर में क्या क्या होता है ये हमने पढ़ा था ना वहां पे, कि उसका बैंकर्स का राइट पता होना चाहिए कि भैया ये तो बैंक का है, इन केस ऑफ सेल प्रोसीड देगा वो। दूसरा, वो जो भी कुछ होल्ड कर रखा है उस सामान को, और सेल प्रोसीड जो है बैंकर के ट्रस्ट में रखी हुई है, और उसका प्रॉपर स्टोरेज करेगा, और डायरेक्ट बायर जो है वो पे करेगा किसको, बैंक को, और अगर कुछ अनसोल्ड गुड है तो वो रिटर्न करेगा किसको, बैंकर को। ठीक है, चलो अगला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं रुकूंगा। अगर आपको जेआईबी पास करना है तो इन दो एग्जाम्स का पोस्टपोनमेंट अपॉर्चुनिटी समझिए, इसका रीजन है क्या, कि वो दो क्वेश्चन अभी एग्जाम लगातार थे यहाँ पे, हो सकता है वो संडे संडे हो जाए जब भी आ गया है। दूसरा, आपके इस पेपर के लिए दिन ज्यादा मिल गए आपको, वैसे आपको 12 दिन मिलते, अभी आपको 15-18 दिन मिल रहे, 15-16 दिन मिल गए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सारे कॉमन पॉइंट है हमने जो डिस्कस किए हुए। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं एक बार। डिसएडवांटेज में एक तो पॉलिसी लैप्स होने का डर बना रहता है। ठीक है, दूसरा इंश्योरेंस जो होता है वो गुड फेथ में होता है। ये गुड फेथ हमारा जो है क्या है, प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल है। ठीक, और अगर आप झूठा मूठा बोल दोगे पॉलिसी वाले को तो क्या हो सकता है, आपकी पॉलिसी क्या हो सकती है, वॉइड, कैंसिल हो सकती है। लैप्स, द पर्सन प्रपोजर, अब यहाँ पे पर्सन और प्रपोजर में क्या फर्क है, कई बार क्या होता है लोग अपने बच्चे के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी करा देते हैं, तो उस कंडीशन में आप प्रपोजर हो जाते हो। ठीक है, हु हैज ऑब्टेन पॉलिसी मस्ट हैव इंश्योरेबल इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड और द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो कई बार ऐसे केसेस में बोला हुआ है कि जो पर्सन या वो जो भी कुछ है जिसने पॉलिसी ली है उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसमें, इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कई बार वो जिसके लिए वो इंश्योरेंस कराता है वो या उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मतलब कुछ गलती निकल आती है उसमें, कानून उसे एक्सेप्ट ना करे, मान ले द पॉलिसी में कंटेन है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मिसयूज कर लेता है उस आदमी किसी का हाँ, पॉलिसी। मतलब वही उस आदमी का इंश्योरेंस करा के कल को मर्डर कर दे उसका, उसका पैसा ले ले फिर। ठीक है, पॉलिसी में कंटेंट स्पेशल क्लॉज विच में रेस्ट्रिक्ट द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योर। तो कई बार पॉलिसी में ऐसी बातें लिखी रहती है जिससे इंश्योरर अपनी लायबिलिटी से बच जाता है। When the banker accept policy coming under the Married Women Property Act
ही मस्ट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉपर्टी साइन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ द असाइनमेंट। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी में उसका जो हस्बैंड होता है या उसके फैमिली मेंबर होते हैं, उनका राइट पहला आ जाता है। उस कंडीशन में जितने भी मेंबर हैं सबका असाइनमेंट, सबसे असाइनमेंट कंफर्म कराता है वो, ठीक है। देयर इज फैसिलिटी टू ऑब्टेन डुप्लीकेट पॉलिसी। तो कई बार उसने एक पॉलिसी तो आपके वहां रख दी, फिर दूसरी इशू करा ली, डुप्लीकेट करा ली, मिसयूज कर लिया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, द पॉलिसी मस्ट बी असाइन्ड इन फेवर ऑफ द बैंक एंड शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द, तो ये तो प्रॉपर करते ही हम, पहली बात हो गई थी। और जो एज ऑफ द एश्योर्ड है उसको चेक कर लेना आपने। बैंकर को रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का वो करना, ठीक है। गोल्ड लोन के बारे में हमने वहां पढ़ लिया था, केवल एक बात है कि ये क्या करा जाता है, गोल्ड प्लेज किया जाता है, ठीक है। बुक डेट के बारे में पढ़ा था, ध्यान है आपको? चलो, बुक डेट के बारे में मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपोथेकेशन कौन एंड सा? असाइनमेंट। बिल्स रिसीवेबल, अरे अभी मत जा, ठीक। हाँ, तो बुक डेट में एक बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? बिल्स पेबल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब सोच रहे हो एग्जाम देके आ जाएंगे ना। कल ही तो पढ़ा था भाई, अकाउंट बिल्स रिसीवेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल्स। मत करोगे तुम लोग, चलो। अच्छा, दूसरा हमने बताया था कि इसमें 2 चार्ज लगते हैं, कौन कौन से? असाइनमेंट और हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन। और ये भी बताया था असाइनमेंट जो होता है कौन से एक्ट से लगता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। दूसरा, द असाइनमेंट मे बी एब्सोल्यूट फॉर बाय वे ऑफ चार्ज। ये जो बोल रहा है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, तो पहला बोल रहा है कि राइटिंग में करना है, और जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसके साइन लेने हैं, और असाइनमेंट का नोटिस देना है किसको, कि देना है कि हमने ये चीज असाइन कर ली है, ठीक है। थर्ड, असाइनमेंट मे बी एब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ चार्ज। तो एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल प्रॉपर कर रहा है, कब्जे में लेना, और बाय वे ऑफ चार्ज का मतलब है कि नोटिंग करा देना। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? असाइनी कैन स्यू इन हिज और देयर ओन नेम एंड कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज। तो कई बार क्या होता है, जो असाइनी होता है वो स्यू कर सकता है, यानी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये है लीगल इम्प्लीकेशंस के पॉइंट। द डेटर कैन एक्सरसाइज एनी राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द असाइनी। अब यहां पे देखो, असाइनी यहां पर कौन है? असाइनी यहां पर इंश्योरेंस होल्डर है। कौन है? तो यहां बोल रहा है कि वो जो डेटर है वो ऐसा इंश्योरर से पैसा वसूल सकता है, बट फॉर सच ट्रांसफर ही कुड हैव एक्सरसाइज अगेंस्ट असाइनर। एज एन एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड फ्यूचर डेट्स। तो एक्शनेबल क्लेम में फ्यूचर के डेट्स होते हैं। देयर कैन बी वैलिड असाइनमेंट फॉर फ्यूचर डेट्स एज वेल। चलो, अच्छा इसमें सुनो, फिक्स डिपॉजिट तो मैं बिल्कुल कवर नहीं करूंगा, इसके बारे में काफी बात होती। सप्लाई बिल है और व्हीकल फाइनेंसिंग है। व्हीकल फाइनेंसिंग के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है। सप्लाई बिल के बारे में हमने बताया था क्या होता है सप्लाई बिल। एक्शनेबल क्लेम है, बोलिए। एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को क्या करते हैं, कौन सा चार्ज लगाते हैं? असाइनमेंट लगाते हैं, ठीक है। सप्लाई बिल क्या होते हैं? असाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इट इज वर्चुअली ए क्लीन एडवांस and the bank may not realize the full amount because of the possibility of counterclaim of the right of set of government as the charge is only by way of असाइनमेंट। assignment। इसको पढ़िए,
अच्छा, मैं आप लोगों से एक वो कर रहा हूँ, मेरी अभी थोड़ी देर में ना इसकी CIB की क्लास हो रही है। आप लोग इस क्लास के बाद उठेंगे नहीं सीट से, ठीक है? और ये जो एक पेज रह गया है, आपके पास बुक है ना? है? नहीं तो प्रांत मैं में अभी व्हाट्सएप में आपको शेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है? अभी आपको व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ। आप इस पेज को, मेरी कसम है आपको, उठना मत। हाँ, जैसे ही मैं एंड करूंगा अपना भी एंड करके बिस्तर ओढ़ लोगे। सर ये बढ़िया है। अरे बढ़िया क्या, तुम पढ़ते ही नहीं हो किसी भी तरह से।